आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मैं हूं इमरान खान। मुल्क गिर पैमाने पर सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों की तादाद लगातार कम होती जा रही है, जिस पर वक्त वक्त पर चर्चा भी होती रही है। सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों के हालात की जमीनी हकीकत बताकर हुक्मरानों की पोल खोली दी थी। इस पर बातें तो खूब हुई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। कुछ यही हाल कर्नाटक का भी है। बेंगलुरु में मुनक्किदा गवर्नमेंट मुस्लिम मुलाजमीन वेलफेयर एसोसिएशन के इजलास में इस पर इजहार अफसोस तक हुआ और कुछ नहीं, बस ये जो इजलास था कहीं ना कहीं इजहार अफसोस तक ही महदूद रहा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में गवर्नमेंट मुस्लिम मुलाजमीन वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी मुलाजमत में लगातार कम हो रही तादाद पर अफसोस का इजहार किया गया। रियासत में कुल 8 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें 1% से भी कम मुसलमान मुलाजमत में हैं, जिसके लिए वेलफेयर एसोसिएशन ने लोगों में बेदारी पैदा करने की मुहिम चलाने पर जोर दिया। इसकी वजह मालूमात में कमी है और उर्दू मीडियम में कन्नड़ जुबान का थर्ड लैंग्वेज होना भी बताया जा रहा है। अभी एजुकेशन में 4% हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी में है, बट हमारे पास 1.5 to 1.6% हैं। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। मेजर मसाइल ये है सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा नहीं होने की वजह से हमें उर्दू में पहले से भी थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा दी गई है। थर्ड लैंग्वेज की वजह से अब जब परसों अपॉइंटमेंट हुआ 2-2.5 साल से, वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी कर चुके हैं। अब वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है बच्चों को। इवन उर्दू टीचर्स को भी जब आया परसों अवेयरनेस नहीं था। 383 और टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। मोर देन 50% वेयर सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा के थे। दे आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड। क्या अवाम उन्नास हमारी सरकारी स्कीमों से बेदार नहीं है? तो हम चाहते हैं कि हुकूमत के स्कीमों और आवाम के बीच हम ब्रिज बने, ताकि हम जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो बेदारी मुहिम शुरू करके कम से कम उनको फ़ायदा सिर्फ वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नहीं, तकरीबन गवर्नमेंट के 40 डिपार्टमेंटों के स्कीम्स को भी उनको लागू करना, किस तरीके से अप्लाई करना, किस तरीके से हासिल करना, इस तरीके का एक कामयाब कारगाह हर ज़िले में हम करना चाहते हैं। इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने मीडिया को बताया कि सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों की तादाद एक फिक्र की बात है, लेकिन ये कहकर हुकूमत का दिफा भी कर गए कि दूसरी रियासतों से यहाँ के हालात बेहतर हैं। कर्नाटका एक पहला स्टेट है जिसमें 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाता है, बट सिर्फ वो 4% को लिमिट नहीं होता है। 4% के ऊपर भी जो जनरल कैटेगरी में भी जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी भी भर्ती हो सकती है, लेकिन हम लोग को उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। आप दूसरे स्टेट्स को कंपेयर करें तो कर्नाटका स्पेशली क्लास 1 क्लास 2 में जिस तरह से मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जिस तरह से मुसलमान अलग अलग पोजीशंस में यहाँ पे हैं, मुझे नहीं लगता है किसी और स्टेट में हुआ है। कर्नाटक में सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों की तादाद एक लम्हा फिक्र जरूर है, हालांकि मुस्लिम लीडरान भी इस पर बेबस ही नजर आ रहे हैं। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और बेंगलुरु में इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ कंपनियां आवाम को धोखा दे रही हैं। यह इल्जाम कांग्रेस लीडर उबैदुल्लाह शरीफ ने लगाया है और इसके बाद सनसनी फैल गई है। यह रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर आवाम को खुलेआम लूट रही हैं। ऐसी दर्जनों कंपनियां हलाल इनकम का झांसा देकर आवाम का पैसा लेकर फरार हो चुकी हैं। कांग्रेस लीडर उबैदुल्लाह शरीफ ने शहर के केजी हाली पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बेंगलोर में कुछ ऐसी कंपनियां ओपन हुई हैं जो लोगों को लालच दिला रही हैं कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया जाएगा, और इस लालच में आके जो है कई हज़ार करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ इन कंपनियों में अपना सरमाया लगाया है। बदकिस्मती से लोग उन कंपनियों के और उन कंपनियों के मालिकों के या डायरेक्टर्स के ताल्लुक़ से कोई मालूमात हासिल किए बगैर, उनका बैकग्राउंड देखे बगैर जो है इसमें पैसा लगा रहे हैं। और कई कंपनियां जो हैं बंद हो चुकी हैं और उसके जो है डायरेक्टर्स वगैरह लापता हैं। जैसे कि एम्बिडेंट है, एम्बिडेंट में लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया। आला वेंचर्स है, उसमें काफ़ी पैसा लगाया। इंजाज है, बुराक है, अजमेरा है, ऐसी और कई कंपनियां हैं।
आम मुसलमानों के हजारों करोड़ रुपए लूटने का इल्जाम लगाने वाले उबैदुल्लाह ने इसमें इनकम टैक्स अफसरान और पुलिस की भी साजबाज की बात कही। इन कंपनियों की जांच के लिए उबैदुल्लाह सीएम कुमारस्वामी को भी खत लिख चुके हैं। और इसमें जो है बदकिस्मती से हमारे इनकम टैक्स और पुलिस के ऑफिशियल्स भी इनकी मदद कर रहे हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है। मैं हुकूमत कर्नाटक से खासकर वज़ीर आला से गुजारिश करता हूं कि इन तमाम कंपनियों के ताल्लुक से या ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं उनके ताल्लुक से फौरी तौर से सीबीआई इंक्वायरी की जाए और इन सब के जो है पासपोर्ट जब्त कर लिए जाए, वरना जो है आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान कौम का और लोगों का होने वाला है। ऐसी कंपनियां पूरी रियासत में आमतौर पर देखी जा सकती हैं। महाना मुनाफे के लालच में और हासिल करने की उम्मीद लगाए लोगों को आखिर में धोखा और मायूसी ही हाथ लगती है, क्योंकि अच्छी शुरुआत के बाद कुछ ही महीनों में ये फरार हो जाते हैं। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर के मुसलमान आमतौर पर जज्बाती हो जाते हैं और जज्बाती तौर पर इस तरह की फर्जी फ्रॉड कंपनियों से जुड़ जाते हैं। इसको लेकर के बहुत एहतियात की जरूरत है और एक बेदारी की भी जरूरत है। शाहिद काजी से बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस लीडर की पुलिस और इनकम टैक्स के कुछ लोग भी मिले हुए इस तरह की कंपनियों की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते रैकेट चल रहा है। ये एक बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं इसमें कौम का पैसा लगा होता है, गरीबों का पैसा लगा होता है। क्या कर रही है पुलिस? देखिए इमरान, एक बहुत ही बड़ा मसला इस वक्त बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक में चला हुआ है। ये इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है पूरी तरह से ठग हो रहा है, धोखा हो रहा है। अब तक जो है तकरीबन 10 से ज्यादा कंपनियां अब तक फरार हो चुकी हैं। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें ये बताया जाता है कि मंथली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कोई अमाउंट अगर उसमें जमा करते हैं तो उसका रिटर्न जो है, जो प्रॉफिट होता है वो मंथली मिलेगा। तो वो कुछ महीनों तक वो आता रहेगा। तो उसी वजह से उसी जोश में जो है वो और ज्यादा जो है इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जब कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा आता है, तो वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, फरार हो जाते हैं। लेकिन जो अवाम पैसा डाल रही है वो ये नहीं देख रही है कि ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है, आरबीआई में रजिस्टर है या नहीं है, या एक ही जगह पर रजिस्टर है। कोई तफ्तीश नहीं होती है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा मसला हुआ है। बेंगलोर में कम से कम इस वक्त 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो टोटली जो है धोखा देने की गरज से बनाई गई है। लेकिन अब तक इस पे कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना ही हुकूमत की जानिब से, ना ही मुकदमा से। लेकिन अवाम बहुत परेशान है, लगातार नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें पुलिस हो या कोई इनकम टैक्स का या सरकारी अफसरान हो, किसी तरह की जो मदद मिलनी चाहिए अवाम को, नहीं मिल पा रही। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु में 50 से ज्यादा इस तरह की कंपनियां चल रही हैं जो कि फर्जी हैं, लोगों को ठग रही हैं, धोखा दे रही हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम से उनके जज्बातों से, उनके माली हालत से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही है माली तौर पर। और सिर्फ लोग कुछ ज्यादा पैसों के लालच में या हर महीने आने वाली इनकम की लालच में अपना पैसा इस तरह की फर्जी कंपनियों में लगा देते हैं। मध्य प्रदेश के दौरे के तहत पीएम मोदी की जानिब से कांग्रेस को बोझ बताने पर पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस एमपी मधु याष्की गौड़ा कर्नाटक में उन्होंने कहा कि वो इधर उधर की बातों की जगह राफेल डील में हुई बदनवानी का जवाब दें, जबकि जेडीएस भी कांग्रेस की हिमायत में उतर आई है। पार्टी के लीडर दानिश अली ने कहा है कि पीएम अपने 4.5 सालों का हिसाब देने के बजाय नफरत बांटना बंद करें। पूरी बीजेपी तकसीम की सियासत पर उतर आई है, लेकिन अवाम सब कुछ खामोशी के साथ देख रही है। वाज़ेह है कि कल पीएम मोदी ने एमपी के दौरे पर कहा था कि कांग्रेस को मुल्क के लिए एक बड़ा बोझ उन्होंने कहा था। Prime Minister and his party and his ideologue where he gets his gyan, that RSS, neither they have a role in achieving the India's independence. They colluded with the Britishers. They demanded that the British should not give independence to India. So what do you expect from such people? प्रधानमंत्री जी, आप इधर इधर की बात ना मत कर, बस इतना ही बता दे राफेल में देश को क्यों लूटा। बीजेपी एंड प्रधानमंत्री स्पीक अबाउट न्यू इंडिया, we speak about one India. They want to divide the nation, we want to unite the nation.
stop this dividing decisive politics, speak about India and Indians. देखिए, देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना था कि भी वो बदलाव लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, नौकरियां दिलाएंगे। कुछ नहीं किया। तो अब देश के ऊपर बोझ कौन बना पिछले 4.5 साल में? ये देश की जनता अच्छी तरीके से भली भांति जानती है। देश की जनता 2014 में कांग्रेस को शायद बोझ मान रही थी, इसलिए उसको उखाड़ के फेंका, आपको लाए। आपने क्या किया? अब वक्त आ गया है कि आप ये बताइए कि आपने 4.5 साल में दिया क्या है। 50 साल 60 साल पीछे की कहानी देश की जनता नहीं सुनना चाहती है। जब बीजेपी के पास और प्रधानमंत्री जी के पास पिछले 4.5 साल का ब्यौरा देने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और देश की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है कि अल्टीमेटली चुनाव जो है वो पोलराइज करने की कोशिश आखिर में की जाएगी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि 100 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में आ गए, दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं। अरे भाई, आपने 4.5 साल में कितने बांग्लादेशियों को भगाया? आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने में नाकाम टीडीपी अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर रेलवे जोन का मुद्दा उठाया है। जी हां, यह अहम खबर, ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने में नाकाम टीडीपी अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर रेलवे जोन का मुद्दा उठाया है। विजयवाड़ा में हुए मुजाहरे के दौरान पहुंचे पार्टी एमपीज और कारकुनान ने तमाम जिम्मेदारान पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि 2014 में आवाम ने बड़ी उम्मीद लगाकर पीएम मोदी को मंतखब किया था, लेकिन उन्होंने गैर मुल्की दौरों के अलावा आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले एहतजाजियों ने वहां मौजूद रेलवे अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अफसरान को एक मेमोरेंडम भी दिया। हालांकि उनका कहना था कि रेलवे अफसरान ने उनके सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। Even in the parliament last session, monsoon session also, we all were demanding for the railway zone, Vishaka railway zone. This is a part of bifurcation act, what they have been promised, the 18 points, 18 promises what they have made on the floor of the house. That is what the demand which we were continuing, and today also, even in this railway meeting, South Central Railway meeting also, we are demanding that the same continuation of the demand, but still we wanted to put a pressure on the central government that we are not leaving our demands for any platform. We wanted to raise this issue, and we wanted to put a pressure on the central government on any condition and under any circumstances. The central government has to come down and fulfill the promises here. Our fight is against railway zone, Kadapa Steel Plant, Durgapatnam and Kakinada Petrochemical. In whatever way, last 3 months we have been fighting in the parliament. March 5th was the starting day of the budget session. Mr. Prime Minister has come for a 2-minute halt, like a transit halt from Germany to Frankfurt. He has come to the parliament. After the condolence of the MPs, he has shifted his seat and went off. Again on April 6th, he came for Janaganamana. So what I feel, he is not the Prime Minister of India. He is Prime Minister of abroad countries. Today, Railway General Manager has conducted a meeting for the purpose of ventilate the grievances of the people of Andhra Pradesh. And first we have demanded and submitted representations to the railway authorities. What about the stage of the railway zone, Visakhapatnam railway zone, in persons of the provisions of the AP Reorganization Act, and also assurances made by the railway minister in both the houses. What is the stage of we have questioned the railway GM, what is the stage of the railway zone? They have simply stated that we will communicate your grievances to the higher authorities and ministry. They did not give any answer to us. That's why all the MPs, we have unanimously decided to walk out, since there is no progress in the meeting and there is no answer from the railway authorities, and they are not able to address the grievances of the public, and are not able to respect the sentiments of the Andhra Pradesh people.
तमिलनाडु में नई सियासी इनिंग का आगाज करने वाले फिल्म अदाकार कमल हासन ने नवीन पटनायक से मुलाकात की है। उड़ीसा के सीएम से रियासत के दौरे पर पहुंचे उड़ीसा सीएम से बातचीत के बाद हासन ने इसे एक जाती मुलाकात बताया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो रियासत में कुछ अलग करने और कुछ अलग सीखने के गरज से यहां पर आए थे, क्योंकि उड़ीसा में बरखिलाफ हालात के बावजूद, तमाम मुखालिफ हालात के बावजूद नवीन पटनायक ने अपनी रियासत को किस तरह से कामयाबी के रास्ते पर पहुंचाया है, ये देखने वाली बात है। एमएनएम लीडर हासन ने कहा कि वो बीजेपी के लीडर के हामी रहे, इसलिए उन्होंने कई अहम इश्यूज पर उनसे मशवरे भी हासिल किए हैं। हासन ने साफ कहा कि वो सियासत में नए हैं, इसलिए ऐसे लोगों से जानकारी की बहुत जरूरत पड़ेगी। वाज़ेह है कि उड़ीसा सीएम इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई तकरीबात में अपनी बातें रखी। और मुल्क के ज्यादातर रियासतों में हुकूमत बनाने के बाद बीजेपी अब साउथ में भी अपनी जगह तलाश रही है और इसी कड़ी में पार्टी ने केरल में नरम फिक्र के लीडर माने जाने वाले श्रीधरन पिल्लई को रियासत की बागडोर दी, जिसका असर दिखाते हुए श्रीधरन ने ईसाई तबके में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। जेकबाइट सीरियन चर्च के 2 पादरियों को उन्होंने पार्टी की रुकनियत दिला करके मुखालिफों को चौंका दिया है। फादर गिवरविज किच्चाखुडेन और फादर थॉमस कुलाथन कुल और डीकन एंड्रूज मंगल्थ ने रियासती बीजेपी सदर की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत हासिल की है। कहा जा रहा है कि यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि सीरियन जगबाइट चर्च के बिशप थॉमस मोर ने तीनों को पार्टी से जुड़ने की इजाजत दी है। बिशप को चर्च के कैथोलिक्स के ओहदे के लिए अगला उम्मीदवार भी माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि जगबाइट चर्च ने किसी की भी सियासी आजादी पर रोक नहीं लगाई है, वो अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार है। अक़लियती इदारों की जानिब से नेशनल बिल्डर अवार्ड 2018 का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कि AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन भी शामिल हुए। उर्दू जबान और सकाफत को फरोग देने की गरज से इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। प्रोग्राम में उस्ताद, तलबा, वालिदैन को भी खास तोहफों से नवाजा गया। उर्दू जबान की फरोग के लिए मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि उर्दू जबान की अहमियत हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही मुस्तकबिल है। माशाल्लाह आज कॉन्फेडरेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का नेशन बिल्डर अवार्ड, सेकेंड नेशन बिल्डर अवार्ड मुनक्कद हुआ उर्दू मस्कन में, जिसमें 50 स्कूल्स के टीचर्स को अवार्ड दिया गया है। इसमें 4 गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी है और साथ ही साथ एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन किया गया था। और टीचर्स के लिए रोल के बारे में कहा गया कि भाई जिस किस्म से टीचर की जिम्मेदारी होती है कि नेशन को बिल्ड करने के लिए, उसके लिए आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे असातिज़ा की वजह से हूँ बोले हैं। और इसमें मिसबाउद्दीन साहब आए हैं, हमारे बाबूराव साहब पेरेंट्स और टीचर्स के रोल के बारे में बोले। माशाल्लाह, शुक्रिया। और किरण गन रेप मामले में बायां महाज हुकूमत के दिफा में उतर आई है। पार्टी लीडरान का कहना है कि मामले की नौयत और मजहबी हालात के सबब एक्शन से पहले जांच जरूरी थी, लेकिन मुल्जमान पर कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही के इल्जाम को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया है। वाज़ेह है कि साबिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल को कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक की अदालती तहवील में भेज दिया है। First of all, the decision of the church authorities in Kerala not to proceed against Sister Lucy, and also their decision to withdraw the steps taken against the sister Lucia. It is a welcome development. However, church authorities expressed their sorrow over the fact that ex-bishop Franco Mullakkal has been arrested. They have never expressed any sorrow over the plight of the nun who was, molested and raped allegedly by the ex-bishop. Now, there is also an allegation, complaint by the sister of the victim that she is receiving threats from friends of former Bishop Franco Mullakkal. State LDF government has already stated, police officers stated that they will move very strongly against such complaints of threats by friends of Bishop Franco Mullakkal.